स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एवन क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। 50 क्वेश्चन का सेट तैयार करके लाया हूं जो किसी भी स्टेट PCS के साथ साथ बिहार SI एवं BPSC टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये क्वेश्चन घटना चक्र एवं NCERT का निचोड़ है। साथ ही हमने अभी तक जितने भी सेट पढ़े हैं या बनाए हैं उनमें से जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा है हमने उसे सम्मिलित कर लिया है, जिससे एग्ज़ाम में अपना बेहतर स्कोर कर सके। तो कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक का सेट तैयार कर लिया था। आज 51वां क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? कबास तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कबास जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है NTPC की स्थापना कब हुई? तो NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। भारत में अभी वर्तमान में 52 NTPC हैं, जिसमें 27 कोयला से चलता है, 7 गैस से चलते हैं एवं 1 हाइड्रो तथा 1 लघु हाइड्रो है। बाकी का जो 16 है वो जो है चलता है अपना किससे? सोलर पावर प्लांट है ये, यानी कि सोलर से चलता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो लोकपाल विधेयक जो है सो पहली बार 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। वर्तमान में लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती हैं। जब लोकपाल बिल पेश किया गया था तो उस वक्त लोकसभा का जो अध्यक्ष थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सबरीगिरी परियोजना का संबंध जो है अपना केरल राज्य से है, जिसका करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सबरीगिरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। गांधी सोलर पार्क किस देश में स्थित है? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो गांधी सोलर पार्क जो है सो फ्रांस में स्थित है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्पस जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। किसका है? नेपच्यून का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कैलोरी, जो ऊष्मा की इकाई है। BTU यानी कि इसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी जो है किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। जूल भी ऊष्मा की इकाई है। फोन जो है सो यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। यह क्या करता है? तो ध्वनि की प्रबलता को मापता है। आ रही है बात समझ में? अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अपना भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो मान्यवर भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अपना ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मान्यवर ट्यूरिंग पुरस्कार जो है सो कंप्यूटर एवं AI के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्या दिया गया है? कंप्यूटर विज्ञान एवं AI कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60
क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो ग्रेट हिमालय जो है सो नेपाल से संबंधित है। दूसरा दिया हुआ है महाभारत श्रृंखला, ये भी नेपाल में है। शिवालिक भी नेपाल से संबंधित है। तो आराकान योमा जो ऑप्शन नंबर डी में है यह नेपाल से संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी। तो यह भूकंप जो आया था 2001 ईस्वी में आया था, जो बहुत ही ज़्यादा विनाश लाया था। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 63 कहता है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। तो खमसीन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा कई बार एग्जाम का पार्ट भी बन चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। खमसीन निम्नलिखित में किस देश का स्थानीय पवन है। तो यह मिस्र का है। अगला प्रश्न अपना कहता है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है। काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 कहता है पूर्व गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मतों से विजय हुए। कुल कितने मतों से विजय हुए। तो ये लगभग 7.44 लाख से क्या हुए, विजय हुए, जो वर्तमान में अभी अपने क्या है, गृह मंत्री हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 67, कहता हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कई बार एग्जाम का भी पार्ट बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कालीबंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है करकोटा राजवंश का संबंध किसके इतिहास से है। तो करकोटा राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 69 कहता एथलीट फुट रोग का कारण है। तो एथलीट फुट रोग का कारण जो है सो क्या है, फंगस है। तो ऑप्शन में अपना दिया हुआ है क्या, जीवाणु, विषाणु, फंगस इत्यादि। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग जैसे अपना मान लिए हाइजा, हाइजा भी होता है, किससे होता है, तो यह जीवाणु से होने वाला एक रोग है। दूसरा निमोनिया ले लेते हैं, प्लेग ले लेते हैं, ये सब भी अपना जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग तो जैसे हो गया एड्स, एड्स जो है सो विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। तो भारत में जो है सो मानव विकास के रिपोर्ट को जारी करता कौन है। तो यह जो है जारी करता है योजना आयोग। कौन करता है, योजना आयोग। आ रही है बात समझ में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। यानी हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, प्रोफेसर राज
कृष्ण। कौन थे? प्रोफेसर राज कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 72? सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के रूप में किसको जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अगर जो मेरी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता में नाचने वाली लड़की की मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका साक्ष्य जो है सो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? भारत का एकमात्र गांव कौन सा है जहां संस्कृत बोली जाती है? तो भारत का एकमात्र गांव तमिलनाडु का कांची है, जहां संस्कृत बोली जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मान्यवर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। यह कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जैसे जितने भी इंडेक्स हैं उनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 85वीं रैंक है, 85, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 तो पूछता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यतीम भास्कर दुग्गल, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये जो जलवायु घड़ी है वो दिल्ली में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जलवायु घड़ी का मतलब क्या होता है? तो यह जलवायु परिवर्तन को मापता है। क्या मापता है? जलवायु परिवर्तन को मापता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 78? हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। क्वेश्चन क्या कहता है? खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79। क्या कहता है? आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया था। उसेन बोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है? कहता है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च रूस ने किया है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81। क्या कहता है? भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो सीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? तो म्यांमार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IBA के नए अध्यक्ष बने हैं MB राव, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 कहता है मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो यह एक प्रकार का आचरण अधिकारी होता था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मुहत्सिब कौन था? आचरण अधिकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में
अधिक थी। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में होती थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में होती थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 7 जून। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला है 12 जून। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। तो एक ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 9 जून। तो 9 जून को मित्रों क्या मनाया जाता है, तो यह 9 जून महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही विश्व अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कब से शुरू हुआ था, तो 2020 से मनाना प्रारंभ हुआ है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करें तथा जितना हो सके उतना शेयर करें। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। क्या कहता है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी होती है काराकस, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे दिया गया बेलग्रेड। तो बेलग्रेड की राजधानी कहाँ है, तो बेलग्रेड की राजधानी है मान्यवर सर्बिया, जहाँ के नवाक जोकोविच हैं। अगला दिया हुआ मस्कट। तो मस्कट कहाँ की राजधानी है, ओमान की राजधानी है। लास्ट जो दिया ऑप्शन नंबर डी काहिरा। तो काहिरा कहाँ की राजधानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मिस्र की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी है। तब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87। कहता है, बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं, क्या कहता है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। तो यह जो है सो असम जो था बहावी आंदोलन का क्षेत्र नहीं रहा था। तो कौन कौन सा रहा था ऑप्शन के हिसाब से, तो बंगाल और संयुक्त प्रांत जो बहावी आंदोलन का क्षेत्र रहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी होता है, पुष्पन यानी कि फूल लगने के लिए, तो कौन उत्तरदायी होता है, तो फ्लोरीजन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो पुष्पन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो मान्यवर फ्लोरीजन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक तरह से आसान सा सवाल भी है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2, यानी 2.2 जो होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या समझते हैं अपना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस तरह से समझते हैं। जैसे दहन है, दहन के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे भोजन का पचना है, इसके लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो एक जो है अवक्षेपण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो अवक्षेपण का मतलब होता है ठोस पदार्थ का बनना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या कहता है, आयात निर्यात बैंक। तो इसकी स्थापना मान्यवर जो हुई थी, कब हुई थी, 1982 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, तो 5 प्रतिनिधि जो
थे वो सम्मिलित हुए थे। तो अब सवाल पैदा होता है जो अंतरिम सरकार क्या है। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था आज़ादी से पहले हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे, जो विदेशी मामलों को देखा करते थे। कृषि मंत्री जैसे कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कुछ और इम्पोर्टेंट नाम है जैसे लियाकत अली खान, वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। और जैसे रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह सहाय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो गृह मंत्री कौन थे, तो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा उस वक्त सरदार पटेल जो थे वो क्या थे, गृह मंत्री थे। तो एक सवाल यहाँ से बनता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है 2 सितंबर 1946 को। कब गठित हुआ था, 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक नहीं है, तो धान। तो धान एक ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। तो धान से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से जो है मीथेन गैस निकलती है। और बाकी जो है ये चना, सेम, मटर, ये जो है सो दलहन में। तो दलहन पौधे की जड़ों में गांठ के रूप में कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। आ रही है बात समझ में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी जड़त्व का माप होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जड़त्व किसको कहते हैं, तो जड़त्व से अपना बल की परिभाषा मिलती है। किसकी, बल की परिभाषा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो जड़त्व उस बल को कहते हैं जब तक कि, जैसे इसको इस तरह से समझ लेते हैं, कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, कब तक, जब तक कि कोई भी बाहरी बल उस पर आकर कार्य ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, अपना जड़त्व कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जगरेब। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जगरेब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, तो मित्रों यह जो कहता है क्वेश्चन नंबर 98, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है। तो यह पश्चिमी घाट में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है वो सदा हरित होती है। क्या होती है, सदा हरित होती है। आ रही है आवाज समझ में। अगर जो आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष करों की गिनती में नहीं आता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, निगम कर और आयकर ये दोनों जो हैं सो प्रत्यक्ष कर हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो चंड प्रघोत जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। बाकी जो है अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है, कनिष्क बौद्ध धर्म से संबंधित है और प्रसेनजीत ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एक सवाल यहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो है अशोक। अशोक से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अशोक
गद्दी पर कब बैठे थे? तो अशोक जो है सो गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें और आ जाता है कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क कब गद्दी पे बैठे थे? तो इनके बारे में बताया जाता है जो कनिष्क जो है सो 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। आ गई बात समझ में? आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें यह लगेगा कि हमारा जो मेहनत है वो अच्छी दिशा की तरफ जा रही है। मान्यवर, यकीन मानिए आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, जो आपको एग्जाम देकर लौटने वक्त पता चलेगा। तो फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जम के मेहनत कीजिए।